तो देखो वी एफ फील्ड एफ पर एक सदिश समष्टि है, इसी में आप भी संबंधित है क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन बता देते हैं आधार पर आधारित। वही 5 चैप्टर वाला। हाँ, यदि वी एफ क्षेत्र एफ पर, अब क्षेत्र तो क्या है, ये डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं ना परीक्षा के हिसाब से, तो क्षेत्र क्या है, सदिश समष्टि क्या है, ये नहीं जानोगे, सिर्फ जानते रहोगे सदिश समष्टि है होगा। ठीक है, यदि वी एफ फील्ड एफ पर क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, जैसे उसमें ग्रुप होने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो होती है, समूह होने के लिए, उसी प्रकार इसमें सदिश समष्टि होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, V1 V2 V3 V4। ठीक है, संक्रिय है सर। हाँ, ये क्षेत्र या क्षेत्र है, अब क्षेत्र फिर डिटेल आगे जब बताएंगे टाइम मिलेगा तो यदि वी एफ क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, यस वी एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, तब यस वी एफ का आधार कहलाता है, तब यस वी एफ का आधार कहलाता है यदि नंबर फर्स्ट यस के सदिश रैखिकतः स्वतंत्र हों, और दूसरा वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, अर्थात वी एफ का हर एक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हो, अर्थात वी एफ का प्रत्येक अवयव यस के अवयवों के एक घात संचय के रूप में, अवयवों के एक घात, यल है सर, हाँ यल है ब्रैकेट के अंदर यस, यदि वी एफ का प्रत्येक अवयव यस के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो यस भी का आधार कहलाता है। एक सवाल लेते हैं तो बात और अच्छी समझ में आ जाएगी, कहना क्या चाहते हैं। लिख लीजिए, दिखाइए, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है यदि वी एफ क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि हो, एक सदिश समष्टि हो और यस यस इज इक्वल टू अल्फा 1 बराबर एलिमेंट क्या है, 1 2 1, फिर अल्फा 2 बराबर 2 9 0, अल्फा 3 बराबर क्या है 3 3 4,
3 3 4। VF का एक अरिक्त समुच्चय है, VF का एक अरिक्त समुच्चय है, तो दिखाइए कि यस VF का आधार है, VF का यस VF का क्या है, आधार है, ये दिखाना है। यस VF का क्या है, आधार है, ये सिद्ध करना है। लिख ले। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पहला हो गया, और एक क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं तो दूसरा पहले समझाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं तो समझ में ये पहला वाला नहीं आएगा। दूसरे पहला बताने के बाद दूसरा बताएंगे तब समझ में आएगा, दूसरा बताने के बाद पहला। एक क्वेश्चन एक लिख लिए ना, क्वेश्चन दूसरा भी लिखो। क्वेश्चन दूसरा ये है कि दिखाइए कि यस इज इक्वल टू 1 1 0 1 1 0, फिर क्या है 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1 1 1 1। आर VT R का आधार है, ठीक है। दिखाइए कि यस बराबर 1 1 0 1 0 0 1 1 1 VT R का आधार है। सुनो, तो यहाँ सदिश समष्टि क्या है, VT R है, और इसका अरिक्त समुच्चय यस है। तो यस को क्या सिद्ध करना है कि VT R का आधार है। इसको आधार सिद्ध करने के लिए दो चीजें दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, और दूसरा VT R का हर एक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त है, ठीक है। तो क्या दिखाएंगे, सबसे पहले सुनो, अब यस में जो एलिमेंट है उसके अवयवों को दिया है, लिख लो। यस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जहां अल्फा 1 का मान क्या है 1 1 0 1 1 0, अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या 1 0 0, अल्फा 3 इज इक्वल टू क्या 1 1 1। इनका नाम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रख लिए हम, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यस VT R का आधार है, यस VT R का आधार है। तो यस को VT R का आधार सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, ठीक है, और VT R का हर एक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त है, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं और VT R का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हैं। लिखो, तो यस को VT R का आधार सिद्ध करने के लिए, आधार सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि नंबर फर्स्ट यस के सदिश, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र, स्वतंत्र, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। दूसरा, VT R का प्रत्येक अवयव
यस के सदिशों के, यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में, एक घात संचय के रूप में व्यक्त हो। ठीक है, VCR का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त हो। ठीक है, तो सुनो अब कैसे दिखा, एक रैखिकता स्वतंत्र कैसे चेक करेंगे कि रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यस में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो 3 एफ के अवयव ले लेंगे। यहाँ पे आर के अवयव, आर क्या है? क्षेत्र है यहाँ। तो क्षेत्र के 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं। यदि A1 A2 A3 है तो 3 एलिमेंट स्मॉल A1 A2 A3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका गुणा इनके साथ कर देंगे। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 है। ठीक है, और इसको 0 के बराबर करके और इसको सॉल्व करेंगे। यदि A1 का मान भी शून्य आ गया, A2 का मान भी शून्य आ गया, A3 का मान भी शून्य आ गया, तो कहेंगे कि यस के सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। क्या है? रैखिकता स्वतंत्र है। क्या करेंगे? 3 संख्याएं लेंगे A1 A2 A3, इस संख्या का गुणा अल्फा 1 के साथ कर दें, इसका गुणा अल्फा 2 के साथ कर दें, इसका गुणा अल्फा 3 के साथ कर दें और गुणनफल का योगफल 0 के बराबर करके इसको हल करें। तो A1 का मान भी शून्य आ जाए, A2 का मान भी शून्य आ जाए, A3 का मान भी शून्य आ जाए, तब कहेंगे कि यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। और जब तीनों में से कोई एक मान शून्य के बराबर नहीं आता तो कहेंगे रैखिकता परतंत्र है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? आधार होने के लिए यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका मतलब A1 का मान भी शून्य आना चाहिए, A2 का मान भी शून्य आना चाहिए और A3 का मान भी शून्य आना चाहिए। तीनों का मान शून्य आ गए तो कहेंगे यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो 3 अदिश लेते हैं। नंबर फर्स्ट दिखाते हैं, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। तो माना A1 A2 A3 क्षेत्र R के 3 अवयव इस प्रकार हैं। 3 अवयव इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? क्षेत्र R के 3 अवयव इस प्रकार हैं। किस प्रकार से हैं? कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 बराबर 0। ठीक है, 0 इसको 0 के ऊपर बार 0 बार। ठीक है, तो A1 लिखो, अल्फा 1 के स्थान पे अल्फा 1 का फुल फॉर्म लिखो, क्या है? 1 1 0 1 1 0। फिर A2 लिखो, अल्फा 2 के स्थान पे 1 0 0 1 0 0। अब फिर क्या लिखोगे? A3 अल्फा 3 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 1 1 1। क्या लिख देंगे? 1 1 1 इज इक्वल टू 0 बार के स्थान पे लिखोगे 0 0 0 ऐसे। अब देखो A1 का गुणा तीनों के साथ करो तो क्या आ जाएगा? A1 A1 0 A1 ऐसे ना। इसको क्या लिख देंगे? एक A2 0 A2 और 0 A2 ऐसे ना। अब यहाँ पे क्या होगा? एक A3 एक A3 ऐसे। इधर क्या होगा? 0 0 0। अब इनको जब जोड़ना है तो ये इसका पहला घटक धन इसका पहला घटक धन इसका पहला घटक, फिर इसका दूसरा घटक धन इसका दूसरा घटक धन इसका दूसरा घटक, फिर इसका तीसरा घटक धन इसका तीसरा घटक धन इसका तीसरा घटक, कामा लगाते जाएंगे, है ना। तो क्या लिख देंगे? A1 प्लस एक A2 प्लस एक A3, यही ना। फिर एक A3 ना, पहले घटक को, फिर इसका दूसरा तो A1 प्लस 0 A2 प्लस A3 ऐसे ना, एक A3। फिर क्या होगा? 0 A1 प्लस 0 A2 प्लस 1 A3, यही ना। ये आ गया। और यहाँ पे 0 0 अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे। इसको लिख सकते हो A1 प्लस A3 केवल, ये तो शून्य हो गया, है ना। और ये क्या बचा? A3 केवल ऐसे। और ये क्या हो गया? 0 0 ठीक है। ये तो सब आ गए पूरे। इसमें तो 0 है तो ये हट गया, तो A1 और A3 फिर बचा, ये दोनों हट गए, A3 फिर बचा। ये अभी कहाँ, अभी साल में करना पड़े, तुलना करते हैं।
अभी जब सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा कि रैखिकता स्वतंत्र है कि परतंत्र है। बंद हो गया वीडियो। एयरप्लेन मोड में लगा दें, कोई फ़ोन लगा देगा तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है तो पता चला कट गया वीडियो है। देखो अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या होगा, सुनो, इसका पहला घटक इसके पहले घटक के बराबर, इसका दूसरा घटक इसके दूसरे घटक के बराबर, इसका तीसरा घटक इसके तीसरे घटक के बराबर तुलना करने पर। ऊपर का लिखे हो लाइन, हाँ सर, नहीं ऊपर का लिखा हूँ या मानस नहीं। हाँ देखो, तो तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा, ये a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर 0, ये a1 प्लस a3 बराबर भी 0, a1 प्लस a3 बराबर 0, और यहाँ a3 बराबर भी 0, a3 बराबर भी 0। अब देखो a3 का मान यहाँ रख दो तो a1 प्लस 0 बराबर 0, तो a1 का मान भी क्या आ गया, a1 का मान भी क्या आ गया 0 कि नहीं, और a3 का मान मिल गया, a1 का मान तो यहाँ भी रख दो, a1 और a3 का मान, A1 का मान 0 पे था, हाँ सर, 0 प्लस a2 प्लस a3 का मान भी 0 आ चुका है, तो इज इक्वल टू 0, तो a2 का मान भी 0 आ गया, तो a1 का मान भी 0 आया, a2 का मान भी 0 आ गया, a3 का मान भी 0 आ गया। इसका मतलब इन सदिशों के लिए, यस के सदिशों के लिए जिन अदिशों का हम उपयोग किए थे उन सभी अदिशों का मान 0 दिखाने में हम कामयाब हो गए। इसका मतलब यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। यदि कोई एक 0 के बराबर ना होता तो कहते हैं रैखिकता परतंत्र है, तो आधार बन ही नहीं सकता। आधार बनने के लिए यस के सदिश क्या होना चाहिए, रैखिकता स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 सदिश के लिए हम पाते हैं क्या, a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, a3 बराबर 0। अतः यस के सदिश, जिसका अर्थ है यस के सदिश, जिसका अर्थ है यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। यस के सदिश रैखिकता स्वतंत्र। अब हम दिखाएंगे कि VCR का प्रत्येक सदस्य, अब हम दिखाएंगे दूसरा नंबर, अब हम दिखाएंगे कि VCR का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। व्यक्त है। तो देखो, यदि मान लो गांव में यदि खिचड़ी बनती है चूल्हे में, मानकर चलो, तो उसमें एक चावल का दाना लेके लास्ट में चेक करते हैं कि खिचड़ी पक गई कि नहीं, दाना पका है कि नहीं। यदि एक दाना पक गए से ये साबित होता है कि उसके पूरे दाना पके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम VCR के एक अवयव लेंगे, और यदि वो अवयव यस के सदस्यों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त हो गया तो हम कहेंगे VCR का हर एक सदस्य एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। ठीक है, तो VCR का कोई अवयव लेते हैं एक ठो अपनी इच्छा से, तो माना अर्थात इसका मतलब ये होता है, इस शब्द में जो लिखा गया है
V3R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, लीनियर स्पान ऑफ यस, इसको पढ़ते हैं। यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त है V3R का हर एक सदस्य, तो लिखते हैं V3R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। अब देखो यहाँ पे हम V3R का कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं और उसको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे कि यस के सदस्यों के घात संचय के रूप में व्यक्त है कि नहीं। ठीक है, तो माना यहाँ अब हम दिखाएंगे कि V3R का प्रत्येक अवयव यस के सदस्यों के घात संचय के रूप में व्यक्त है, अर्थात V3R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। तो माना ABC V3R का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है। माना ABC V3R का कोई स्वेच्छ अवयव है, माना ABC V3R का कोई स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, इधर लिख चुके पूरा यहाँ तक। हाँ, नीचे का पूरा लिखे, ऊपर वाला चूंकि लिखना है, ये पूरा लिखना ये यहाँ तक लिख ले। चूँकि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 के लिए हम पाते हैं A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 A3 बराबर 0, जिसका अर्थ है कि इसके सदिश रैखिकतः स्वतंत्र है। तुम लिख लिए। अब देखो, अब हम दिखाएंगे कि V3R का हर एक अवयव यस के सदस्यों के घात संचय के रूप में व्यक्त है कि नहीं। तो V3R का हर एक अवयव को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, त्रिक के रूप में रहेगा, A, B, C, त्रिक होना चाहिए। यहाँ V2 लिखा होता तो इसका निर्देशांक ऐसे लेते, यहाँ मान लो V2 होता ना तो ऐसे लेते इसका स्वेच्छ बिंदु। ठीक है, अब V3 है तो त्रिक के रूप में लेंगे, 3D में लेंगे, 3D में, यहाँ 2 होता तो 2D में लेते। ठीक है, तो ABC V3R का कोई स्वेच्छ अवयव है। तो हम दिखाएंगे कि ये अवयव व्यक्त होता है कि नहीं यस के सदिशों के घात संचय के रूप में। तो यस के सदिश तो आप जानते हो, हम सदिश ले लेते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। अब यहाँ पे A1 ABC, यहाँ A1 का मान निकाल लेंगे। अब इसको B1 B2 लिख लो क्योंकि डाउट ना हो जाए, क्योंकि A1 A2 तो हम सब पहले से निकाल चुके हैं। इसको B1 B2 और ये B3। ठीक है, B1 B2 B3, B1 B2 B3। ठीक है, अब क्या करें बताओ। तो ये B1 तो लिखवे करोगे, अल्फा 1 की वैल्यू क्या थी, ये 1 1 0 यही ना। अब B2 लिख लिए, अल्फा 2 की वैल्यू 1 0 0, B3 क्या लिखेंगे 1 1 1। तो ABC इज इक्वल टू B1 0 B1, ये क्या होगा B2 0 B2 0 B2, यहाँ पे क्या होगा B3 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 ऐसे। तो ABC ये क्या होगा, अब अवयव संगत अवयव को जोड़ो तो B1 प्लस B2 प्लस B3, यहाँ क्या आएगा B1 प्लस 0 B2 प्लस B3, यहाँ पे 0 B1 0 B2 ये B3 ऐसे। इसका नाम समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, तो ABC इसमें तुलना कर लो। अब तुलना कर लो तो तुलना करने से थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं इसको। ABC B1 प्लस B2 प्लस B3, ये B1 प्लस B3, ये होगा B3। तो दोनों पक्षों से तुलना करने पर उसमें A1 मान लेते, इसमें B1 मान लेते। हाँ, दोनों पक्षों से
तुलना करने पर, तभी ना दोनों में अंतर दिखेगा, नहीं तो अलग अलग एक ही दिखे जाएंगे। तुलना करने पर, तो तुलना जब करोगे तो क्या आएगा, ये देखो b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर a, इसका पहला घटक तक इसका पहला घटक है ना। यहाँ पे क्या होगा, b1 प्लस b3 इज इक्वल टू b, अब b3 इज इक्वल टू क्या हो गया c, b3 इज इक्वल टू c। अब देखो b3 की वैल्यू यहाँ रख दो, b3 की वैल्यू कहाँ रख दोगे, यहाँ, तो क्या आ जाएगा, ऊपर मिटा देना, तो b1 प्लस b3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है b, तो b3 की वैल्यू निकाल ना चुके हो, देखो यहाँ c, तो यहाँ क्या रख दोगे, b1 प्लस c इज इक्वल टू b, तो b1 इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस c। ठीक है, अब देखो b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू a आपको पता है, b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू क्या पता है आपको, a। अब आपको क्या क्या वैल्यू मिल चुकी है, b1 की वैल्यू मिल चुकी है और b3 की वैल्यू मिल चुकी है, तो b1 और b3 की वैल्यू रख के देते हैं, तो b1 के स्थान पे क्या लिख दें, b माइनस सी, b2 के स्थान तक पता नहीं है तो b2 उतार दो, b3 के स्थान पता चल चुकी है तो c इज इक्वल टू a, तो ये c से c कट गया, तो ये क्या होगा, b प्लस b2 इज इक्वल टू a, तो b2 इज इक्वल टू a माइनस b, ये आ गया b2 की वैल्यू, तो b1 b2 b3, b1 b2 b3। अब b1 b2 b3 का मान कहाँ रखेंगे, एक में रखने पर, b1 b2 b3 का मान जो निकाले हैं अभी कहाँ रख दें, एक में रखें, तो b1 b2 व b3 का मान एक में रखने पर, तो रख देंगे तो क्या आएगा, b1 b2 b3 का मान एक में रखने पर, एक में जब रख दोगे तो क्या देखो क्या है, a b c, a b c, थोड़ा नीचे वाला समझा दीजिए सर, नीचे से दूसरे नंबर वाली लाइन, ये वाली, जी अरे इसका पहला घटक धन, इसका पहला घटक धन, इसका पहला घटक लिख दें, फिर दूसरा घटक को जोड़ें, ठीक है ना। अब इसको मान एक में रखने पर, तो एक में रख दिए तो क्या होगा, एक में b1 ना आया है तो b1 का मान क्या निकला है यहाँ, b माइनस सी, तो b माइनस सी यहाँ लिख दो जो मान आया है, और यहाँ पे इसको तो तरवे करोगे 1 1 0। अब b2 का मान जो आया है, तो b2 का मान क्या आया है, a माइनस b ना, अब फिर क्या लिख दोगे 1 0 0। b3 का मान क्या आया है, c, b3 का मान क्या आया है c, तो यहाँ क्या लिख दोगे 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो देखो तीन संख्याएं मिल गई आपको, कौन सुनो, b माइनस सी, a माइनस बी और c, तीन संख्याएं इस प्रकार से मिली कि इस एलिमेंट का इसके साथ गुना कर दें, अल्फा 1 के साथ, इसके अल्फा 2 के साथ, इसका अल्फा 3 के साथ, तो a b c के बराबर a आ जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना, देखो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो हम V3R का स्वेच्छ अवयव लिए थे तो वे यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हैं। तो स्पष्टतः V3R का स्वेच्छ अवयव a कामा b कामा c यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। स्पष्टतः V3R का स्वेच्छ अवयव ABC यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। अतः
यस वी थ्री आर का आधार है, वी थ्री आर का आधार है। ठीक है, यस वी थ्री आर का व्यक्त है। वी थ्री आर इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एफ, इसी को ऐसे कह सकते हैं। अतः यस वी थ्री आर का आधार है, यस वी थ्री आर का क्या है, आधार है। देखो यहाँ पे तुलना करने के बाद तब बी थ्री का मान सी आ गया, तब बी थ्री का मान यहाँ रख दिए, तब बी वन प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो सी उधर ले जाएंगे, वही ना किए हैं, बी थ्री का मान सी रख दिए जो निकल चुका है यहाँ से, तो ये सी उधर चला गया, तो बी वन की वैल्यू बी माइनस सी हो गई। अब बी वन की वैल्यू मिल चुकी, बी थ्री की वैल्यू मिल चुकी, तो इस समीकरण में बी वन और बी थ्री की वैल्यू रख दिए, तो बी टू की वैल्यू भी आ गई, वही बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री इज इक्वल टू ये। तो बी वन की वैल्यू जो निकाल चुके हो, कहाँ निकाले हो, ये बी माइनस सी, तो बी वन की वैल्यू रख दिए। अब बी थ्री की वैल्यू तो निकाल चुके हो सी, तो रख दिए, तो बी टू की वैल्यू भी आ गई यहाँ। अब बी वन बी टू बी थ्री की वैल्यू यहाँ समीकरण एक में रख दिए, तो स्वेच्छ अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हो गया। और जब स्वेच्छ अवयव व्यक्त हो गया, इसका मतलब हर एक अवयव व्यक्त होगा। बी वन बी टू बी थ्री का मान एक में रखने पर रख लिए, तो स्पष्टता वी थ्री आर का स्वेच्छ अवयव एबीसी यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। अतः वी थ्री आर इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, यानी वी थ्री आर का जन्म यस के सदिशों से हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ। लिखिए, तो ये बेस हो गया। दिख रहा होगा सर। नीचे वाला तो लिख चुके रहे होगे, यहाँ तक। ऊपर वाला हाँ, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिखाइए कि यस बराबर, अब देखो 1 2 और 3 4, V3 R का बेस है, V2 R यहाँ होगा। 2D में बिंदु दिए गए हैं ना, 2D में V2 R का आधार है। ठीक है, वहाँ सदिश समष्टि 3D में, सदिश समष्टि के अवयव 3D में थे, यहाँ 2D में हैं। तो यस को V2R का आधार सिद्ध करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि यस के सदिश रैखिकतः स्वतंत्र हैं। अब V2R का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त हैं। ठीक है ना, लिख लिए था ना। जी सर। तो सिद्ध करना है, तो दिया है V2R क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि तथा यस इज इक्वल टू α1 α2, जहाँ α1 बराबर क्या मान दिया है 1 2, α2 बराबर 3 4।
V2R का एक अरिक्त समुच्चय है, V2R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तब हमें सिद्ध करना है, कि यस V2R का आधार है। तो यस को V2R का आधार सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा यस को V2R का आधार सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? नंबर फर्स्ट, यस के सदिश रैखिकतः स्वतंत्र हैं, यस के सदिश रैखिकतः स्वतंत्र हैं। दूसरा ये दिखाना होगा कि V2R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, अर्थात V2R का प्रत्येक अवयव यस के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। एक घात संचय के रूप में व्यक्त है, ठीक है। तब देखते हैं कि यस के सदिश रैखिकतः स्वतंत्र है कि नहीं। रैखिकतः स्वतंत्र की जांच, रैखिकतः स्वतंत्र की जांच। तो दो अवयव ना है यस में, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो दो क्षेत्र के दो अवयव लेना पड़ेगा आर के, है ना, A1 A2। 3 अवयव होते तो A1 A2 एक ही लेना पड़ता, इसमें 2 ही अवयव हैं, ठीक है। तो माना A1 और A2 क्षेत्र R के दो अवयव इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 बराबर 0 सदिश, ठीक है। तो A1 तो लिख लो और अल्फा 1 का फुल फॉर्म लिखो 1 2, A2 लिख लो, अल्फा 2 का फुल फॉर्म लिख लो 3 4। यहाँ 0 बार का मतलब होता है 0, 0। अब इस A1 का गुणा इसके साथ, A2 का गुणा इसके हर एक सदस्यों के साथ, हर एक अवयवों के साथ, है ना। तो A1 का गुणा दोनों के साथ कर दो, हर एक घटक के साथ। तो A1 और 2A1, ये क्या होगा 3A2 और 4A2, 0, तो इसका पहला घटक धन इसका पहला घटक, फिर कामा इसका दूसरा घटक धन इसका दूसरा घटक, यही ना। तीनों को जोड़ते हैं, 2 ही तो 2 ही को जोड़ेंगे ना। तो A1 प्लस 3A2 और 2A1 प्लस 4A2, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 0, 0, ठीक है। तुलना करो तो क्या आएगा, A1 प्लस 3A2 बराबर 0, 2A1 प्लस 4A2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। ये समीकरण नंबर हो गया क्या 1, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो A1 का मान, A1 बराबर क्या हुआ -3A2, A1 का मान 2 में रखने पर, A1 का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 से A1 का मान निकालिए, 2 में रख दिए, तो 2 गुणे -3A2 और प्लस 4A2 बराबर 0। तो -6A2 प्लस 4A2 बराबर 0, तो -2A2 बराबर 0।
तो क्या होगा A2 बराबर 0/-2, तो A2 बराबर 0। और A2 का मान किसी एक समीकरण में रख दो। A2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो A2 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में जब रख दिए तो क्या आएगा A1 बराबर -3 × 0, तो A1 बराबर 0। तो A1 का मान भी 0, A2 का मान भी 0, तो सबका मान 0 हो गया। 2 ही अदिश लिए थे ना, क्योंकि यश में 2 अवयव थे तो 2 अदिश लिए और दोनों अदिशों का मान 0 आ गया, रैखिकता स्वतंत्र होंगे। तो चूंकि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 सदिश के लिए हम पाते हैं कि A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, अतः यश के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है, यश के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। आप क्या लिखेंगे V3R का प्रत्येक अवयव यश के सदिशों के घात संचय के रूप में व्यक्त है, तो हम V2R का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे AB, वहाँ ABC लिए थे, 3D की बात थी तो यहाँ सिर्फ AB भर लेंगे। यहाँ लिख रहे हो ना, ऊपर की तो मिटा सकते हैं ये ना। दूसरे नंबर में अब हम दिखाएंगे, कि V2R बराबर लीनियर स्पान ऑफ यश। तो माना A, B V2R का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो यहाँ पे A, B इज इक्वल टू तब B1 और B2 R के 2 अवयव इस प्रकार हैं कि A, B इज इक्वल टू B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2, ऐसे। तो A, B B1 अल्फा 1 के स्थान पे क्या लिख दें, अल्फा 1 के स्थान पे क्या, अल्फा 1 का मान क्या था बताओ, 1 2 ना, 3 4, 1 2 और यहाँ पे 3 4, ऐसे। तो A और B, तो इसको अंदर गुना कर दो, तो 1 B1 और 2 B1, 3 B2, 4 B2, ऐसे। अब जोड़ दो, तो A, B, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, इसका पहला घटक धन इसका पहला घटक, तो B1 प्लस 3 B2 और ये 2B1 प्लस 4 B2। अब तुलना कर दो, तुलना करने पर क्या होगा, तो होगा B1 प्लस 3 B2 बराबर A और 2B1 प्लस 4 B2 बराबर B। ठीक है, इसको बज गुणन से हल करो, तो B1 बटे B2 बटे और -1 बटे। अब देखो B1 का मान निकालना, तो B1 वाले को छोड़ दो, तो इसके गुणांक क्या है, 3 4 और AB। हाँ हाँ, मैं 5 मिनट का काम सर बाहर से फोटो खिंचा रहा हूँ, आप पढ़ाते रहिए। हाँ ठीक। B2 की वैल्यू AB 3 4 और इसको 1 2 3 4, तो B1 बराबर क्या होगा, 3B माइनस 4A, B2 4A माइनस 3B, -1 और 5 4 -3 दूना 6,
तो B1 अपान 2B माइनस 4A, B2 इज इक्वल टू 4A माइनस 3B, तो -1 अपान -2, माइनस माइनस कट गया, तो ये होगा B1 अपान 2B माइनस 4A, B2 अपान 4A माइनस 3B, तो 1 अपान 2, तो B1 इज इक्वल टू 1 अपान 2, 2B माइनस 4A, और B2 इज इक्वल टू 4A माइनस 3B, 1 अपान 2। अब B1 और B2 का मान समीकरण ए में रखने पर, B1 व B2 का मान ए में रखने पर, एक में रखने पर, तो ए और बी ये क्या होगा, 1/2, 2B प्लस 4A, 1/2, और फिर क्या 1/2, 4A माइनस 3B, 3/4, जिसका अर्थ है V2R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, अतः यस V2R का आधार है, V2R का आधार है, ये पहले वाला है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिटेल समझ में ना आता होगा, पिछले साल जो पढ़े थे 10वीं क्लास में, अतः यस V3R का आधार है, तो फिर डिटेल कल बताएंगे। कुछ वो शांत नहीं होंगे।